नमस्कार। राष्ट्रपुत से मैं पवन केसवानी। भद्रा काल का प्रकोप रक्षाबंधन पर पड़ा। इसे लेकर 30 और 31 अगस्त के बीच भाई और बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन मनाया गया। रक्षाबंधन के पवित्र त्यौहार मनाने के बाद छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बड़ी बैठकों का दौर शुरू हो गया है, खासकर भारतीय जनता पार्टी का कुशाभाऊ ठाकरे परिसर, जहां आरोप पत्र को लेकर एक बड़ी बैठक हो रही है। प्रत्याशियों की दूसरी सूची पर अंतिम मुहर लगाने से पहले और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य समझे जाने वाले अमित शाह के आगमन से एक दिन पहले हो रही इस बैठक के काफी गहरे सियासी मायने हैं। दरअसल जो दूसरी सूची तैयार कर ली गई है, जिस पर अंतिम मुहर भी लग चुकी है, औपचारिक घोषणा से पहले जो चिंतन और मंथन चल रहा है, जहां भाजपा कार्यालय में प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर और चुनाव समिति के सह प्रभारी केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया की मौजूदगी में एक अलग ही माइक्रो मैनेजमेंट पर काम चल रहा है। तैयारी की जा रही है कि जो आरोप पत्र तैयार किए गए हैं उसे बूथ स्तर तक कैसे ले आया जाए। जहां छत्तीसगढ़ की राजनीतिक फिजा में सबका ध्यान इस बात पर है कि भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची कब आएगी, कांग्रेस की पहली सूची कब आएगी। उससे इतर भारतीय जनता पार्टी द्वारा 20 साल बाद जो आरोप पत्र लाया जा रहा है उसकी तैयारी बेहद वृहद स्तर पर चल रही है। इस आरोप पत्र में क्या क्या है, कौन कौन से मुद्दों को शामिल किया गया है, उसका अंदाजा ही लगाया जा पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई अधिकृत जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन हाल में ही विधानसभा के भीतर अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जो 109 आरोप प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ लगाए गए थे, उन्हीं चुनिंदा आरोपों में 70 बेहद संगीन आरोपों का एक पुलिंदा आरोप पत्र समिति के संयोजक अजय चंद्राकर और उनकी टीम में शामिल प्रेम प्रकाश पांडे और ओपी चौधरी ने अपनी तैयारियों के साथ ये आरोपों का पुलिंदा दिल्ली भिजवा दिया था, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी निगरानी में एक अलग ही एजेंसी के माध्यम से इन सारे आरोपों को क्रॉस चेक कराया और इन आरोपों को बाकायदा आंकड़ों या डेटा के साथ नए कलेवर में प्रस्तुत करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसके लिए तारीख मुकर्रर की गई है 2 सितंबर 2023। गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ आगमन के बारे में मिली जानकारी के अनुसार वे 1 सितंबर को करीब 6:30 बजे रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट आने के फौरन बाद 7 बजे से ही एक बड़ी बैठक लेंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम रणनीतिकार शामिल होंगे। इस बैठक के बाद अगले ही दिन यानी 2 सितंबर को 11 बजे रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर में स्थित दीनदयाल ऑडिटोरियम में वो नए कलेवर वाला आरोप पत्र जारी करेंगे। इस आरोप पत्र में शामिल मुद्दों के बारे में हमें जो फिलहाल जानकारी मिली है उसमें पीएम आवास, आयुष्मान कार्ड के अलावा भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा होगा और ईडी के द्वारा लगातार जो कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कोल घोटाला, शराब और सट्टे पर जो कार्रवाई चल रही है, गौठान कानून व्यवस्था, किसानों की दुर्दशा, धान से संबंधित आरोप, बढ़ती बेरोजगारी, आरक्षण के अलावा फर्जी जाति प्रमाण पत्र का वह मुद्दा भी होगा जो बेहद चर्चित रहा था, जिसके विरुद्ध अनुसूचित जाति समूह के लोगों के द्वारा नग्न होकर प्रदर्शन किया गया था। विधानसभा की ओर पूरी तरह नग्न होकर जो चर्चित प्रदर्शन किया गया, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां मिली। यह मामला वैसे तो बेहद संवेदनशील है, लेकिन एन चुनाव के पहले जिस तरह सोशल इंजीनियरिंग पर काम चल रहा है, वहां इस तरह के मुद्दों को उठाना बेहद लाजमी है। दरअसल 20 साल पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने 2003 में योगी सरकार के विरुद्ध ऐसे ही आरोपों वाली एक पत्रिका जारी की थी, जिसमें तमाम घोटालों का उल्लेख था। तत्कालीन योगी सरकार की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध बाकायदा उन्हें पुलिस की वर्दी में दिखाया गया था। जैसे आप अपनी स्क्रीन में वो देख पा रहे हैं, जो पत्रिका 20 साल पहले प्रकाशित हुई थी। मौजूदा दौर में भी ऐसे ही चुन चुन कर आरोपों की एक बुकलेट या पूरी पत्रिका निकाली जा रही है। आम जनमानस तक वो सारी बातें ले जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अलग ही एजेंसी इस दिशा में काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के रायपुर आगमन से पहले जो दूसरी सूची की तैयारी की गई है, उसके लिए पहले से घोषित 21 नामों के अलावा जो 69 नाम हैं, उन पर चिंतन मंथन हुआ, जिसके बाद 56 नाम फाइनल कर केंद्र को भेज दिए गए। लेकिन अब जो ताजा जानकारी आ रही है, दूसरी सूची जो बहुत जल्दी जारी होने जा रही है, कयास लगाया जा रहा है कि दूसरी सूची में 30 के करीब प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी, जिसमें पहली सूची की तरह
नए नामों का समावेश होगा। जाति समूह का ध्यान रखा गया है, खासकर ओबीसी के अलावा आदिवासी और अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखा गया है। लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर काम कर रही है, दरअसल भाजपा को ऐसा करने के लिए मौजूदा कांग्रेस सरकार ने प्रेरित किया है, क्योंकि बीते कुछ वर्षों में जिस तरह से छत्तीसगढ़ियावाद के मुद्दे को हवा दी गई, जिस तरह से छत्तीसगढ़ की शांत फिजा में एक नए तरह की राजनीति की तैयारी की गई। हालांकि इससे पहले भी छत्तीसगढ़िया और स्थानीय मुद्दे को लेकर राजनीति खूब होती रही। भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे ताराचंद साहू, जिन्हें 2008 में पार्टी से निलंबित कर दिया गया था, उन्होंने जब छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच का गठन किया था तब भी उन्होंने स्थानीय छत्तीसगढ़ियों के उपेक्षा की बात रखी थी। लगातार ऐसे मुद्दे चुनाव से पहले राजनीतिक परवान चढ़ते हैं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है, समय समय पर हमारे राजनेता और राजनीतिक दल स्थानीय स्तर पर जातिवाद का मुद्दा उठाते रहे हैं। भले ही ऐसे मुद्दे राजनीति की सुचिता के लिए सही नहीं माने जा सकते, देश और समाज के लिए साफ सुथरे और योग्य प्रत्याशियों की कमी महसूस की जाती है, लेकिन अक्सर यह देखा गया है कि जाति समूह के आधार पर योग्यता कहीं पीछे छूट जाती है और कहीं ना कहीं परिवारवाद और भाई भतीजावाद के कारण भी राजनीतिक दल ऐसे लोगों को टिकट दे देते हैं जो क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं होते। लेकिन चुनावी राजनीति में जीत की संभावना को ही प्रबल मान लिया जाता है। इसके लिए एक नया शब्द आया है, जिताऊ कैंडिडेट। इसी की तलाश में लगी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो चिंतन मंथन किया जा रहा है, वहां खासकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट के सिलेक्शन को लेकर जो एक नई तैयारी की है, वहां कांग्रेस के रणनीतिकार भी हैरान है। नया कैंडिडेट कौन होगा, किसे टिकट मिलेगी, फिलहाल ये कयास लगाए जा रहे हैं। पुराने ट्रेंड पर होता यह था कि चले चलाए और पारंपरिक उम्मीदवारों को ही टिकट मिल जाया करती थी, एक लॉबी काम करती थी और कहीं ना कहीं बड़े नेताओं का कोटा भी फिक्स कर दिया जाता था। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ दिल्ली से तय हो रहा है, माइक्रो मैनेजमेंट काम कर रहा है, विचारधारा से जुड़े हुए अन्य संगठनों की मदद ली जा रही है, वहां इसकी परिणति भी साफ तौर पर देखने को मिली। पहली लिस्ट में 21 में से 16 नए कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। दूसरी लिस्ट में भी लगभग ऐसी ही तैयारी है। हमारे पास ढेर सारे नाम हैं, लेकिन जब तक पुष्ट जानकारी नहीं आती हम उसकी घोषणा नहीं कर सकते। गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ आगमन का दूसरा दिन बेहद खास होने वाला है। पहले दिन जहां बंद कमरे में कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पार्टी के स्थानीय स्तर पर शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत और मंथन के बाद दूसरी और तीसरी सूची पर जो बातचीत होगी सो होगी। लेकिन दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह का सरायपाली जाना एक खास मकसद को जन्म देगा। यहां समझने वाली बात यह है कि महासमुंद के सरायपाली में कुल 4 विधानसभा आते हैं, जिसमें महासमुंद, खल्लारी, बसना और सरायपाली शामिल हैं, जिसमें से 2 सीटों का ऐलान पहली सूची में कर दिया गया है। महासमुंद की ये चारों सीटें हमेशा परिवर्तन मांगती है। 2008 में जब भारतीय जनता पार्टी के पास चारों सीटें महासमुंद जिले की थी, लेकिन 2013 में मामला एकदम उलट हो गया। बसना, खल्लारी और सरायपाली के अलावा भारतीय जनता पार्टी के एक बागी उम्मीदवार डॉक्टर विमल चोपड़ा ने महासमुंद से विजय हासिल की, लेकिन 2018 में ये चारों सीटें फिलहाल कांग्रेस के पास है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी इन चारों सीटों पर अपना परचम फैला सकती है। 2 प्रत्याशी जो घोषित किए गए हैं उनमें खल्लारी से अलका चंद्राकर और सरायपाली से सरला कोसरिया उनके साथ मंच पर मौजूद होंगी। इसके अलावा महासमुंद और बसना के घोषित होने वाले उम्मीदवार भी उनके साथ हो सकते हैं। बहुत जल्द ही महासमुंद की 2 शेष उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा होने जा रही है। जो सरायपाली में उनका कार्यक्रम हो रहा है वह मूलतः आदिवासी जनजाति समूह द्वारा उनके स्वागत का कार्यक्रम है, सम्मान का कार्यक्रम है। उनका सम्मान भी एक खास मकसद से हो रहा है, क्योंकि वहां से एक संदेश देने की कोशिश होगी कि छत्तीसगढ़ के लाखों आदिवासियों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक सौगात प्रस्तुत की गई है। मात्रात्मक त्रुटि के कारण जिनका नाम आरक्षण में शामिल नहीं हो पाया था, यदि मैं उनकी संख्या पर गौर करूं तो छत्तीसगढ़ में सौरा जनजाति की 3 लाख आबादी है। इसके अलावा धनवार जनजाति जिनकी संख्या 2 लाख बताई जा रही है। ये दोनों ही जनजातियां अभिनंदन कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि केंद्र की मोदी सरकार आदिवासियों के हक के लिए लड़ती है। इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से आदिवासी लोगों को बुलाया गया है। यही नहीं, सरायपाली से सटे हुए उड़ीसा के पदमपुर विधानसभा से भी बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने आ
सकते हैं। हालांकि इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर से शामिल नहीं बताई जा रही है, लेकिन राजनीति में कोई भी कार्यक्रम बिना मकसद और बिना श्रेय के नहीं होता। हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से काम करता है। अपने वैचारिक मुद्दों को जनता के सामने इस ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि वो जनता के सबसे बड़े रहनुमा हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल का दौर है। लोग अब प्रश्न नहीं पूछते, सीधे गूगल कर सारी जानकारियां जुटा भी लेते हैं और फौरन क्रिया की प्रतिक्रिया भी आ जाती है। अब वो वक्त चले गया जब बरसों बरस तक भाई भतीजावाद चला करता था। एक ही मुद्दे पर बार बार हमारे अयोग्य प्रत्याशी चुनकर आ जाते थे, एक तरह से खुद को जनता के ऊपर थोप देते थे। लेकिन अब जनता के सामने ऑप्शन बहुत है, विकल्प है। तुरंत इस बात का परीक्षण हो जाता है कि कौन काम करने लायक है और कौन नालायक है। राजभोज से तमाम राजनीतिक दल के लोग लगातार संपर्क कर जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। हमारे ढेर सारे सूत्र राजनीति में सुचिता के माध्यम से देश और समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं। हम किसी दल, समूह या राजनीतिक पार्टी को सीधे तौर पर प्रमोट नहीं करते। हमारा सूत्र वाक्य है, राष्ट्रहित सर्वोपरि, देश और समाज की भलाई के लिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। साफ सुथरे चेहरे यदि राजनीति में आएंगे तो जाहिर तौर पर बुरे लोगों को किनारा करना पड़ेगा, वरना बरसों बरस तक जिस तरह से हमारे राजनीतिक सिस्टम में कुछ बेईमान और गलत लोगों का कब्जा होता रहा, जिससे समाज और देश का अहित होता रहा। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि राजनीति में हावी हो चुके ऐसे अयोग्य चेहरों को बेनकाब करें, एक्सपोज करें और नए लोगों को सामने लाकर एक सार्थक समाधान प्रस्तुत करें। क्योंकि हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, राजनीति में काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।